हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अवनी स्टडी हब पर। आप सबको पता है कि राजस्थान रीट के लिए जिन बच्चों ने एग्जाम फॉर्म डाला हुआ था वो 27 फरवरी 2025 को आपका पेपर होने वाला है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों अभी 27 और 28 तारीख दो डेट जो है वो उनको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। तो मुझे लगा कि मुझे आपको क्विक रिवीजन अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करा देना चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए आज शुरू करते हैं सीडीपी में, क्योंकि आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में सीडीपी कॉमन आती है। तो आज जो हम करने वाले हैं ना वो टॉपिक रहेगा बाल विकास का आपका अधिगम अभिप्रेरणा, याद रखेंगे। चलिए, कह रहा है प्रेरणा शब्द। चलिए तो देखते हैं क्या है आगे, और बाकी आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकला है। किससे निकला है? तो अभिप्रेरणा या प्रेरणा शब्द आपके लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकला है। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग क्या है? प्रेरणा सीखने के लिए क्या है राजमार्ग? ये किसने कहा? स्किनर ने कहा है ना। और राजस्थान रीट में ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी गया है। अभिप्रेरणात्मक चक्र के कितने क्रमिक पद होते हैं? तो 3 प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य। तो ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये क्लास आपके लिए सिर्फ राजस्थान वालों के लिए, ये आपके सीडीपी जो है ना वो आपकी सी टेट में आती है, यूपी टेट में भी आती है, तो वो बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए अंतर्नोद क्या होता है। तो आवश्यकता उत्पन्न होने पर व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्या? आवश्यकता उत्पन्न होने पर व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा पहले से अधिक सक्रिय एवं तनावग्रस्त वो मालूम पड़ने लग जाता है ना। तो अंतर्नोद का मतलब होता है कि जब आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है, जैसे अभी आपको नौकरी की जरूरत है तो आप एक्टिव है ना, आप तैयारी कर रहे हैं, और फिर जिसकी वजह से आप तनाव में भी हैं, सक्रिय कर रहे हैं, है ना, सक्रिय रह जाते हैं, आप एक्टिव रहते हैं हर वक्त। अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण में सहायक होती है। अभिप्रेरणा क्या होती है? चरित्र निर्माण में सहायक होती है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो बिल्ली पर किया था। प्रेरक हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला समझे जाते हैं। प्रेरक क्या समझे जाते हैं? हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन समझे जाते हैं। अभिप्रेरणा की विधियां कौन कौन सी हैं? तो प्रभावी अधिगम प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। ये किसने कहा? आपका फ्रेंडसन ने कहा। फ्रेंडसन ने क्या कहा? तो प्रभावी अधिगम प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर विधियां देखेंगे। पहली आती है पुरस्कार और दंड विधि, दूसरी है प्रशंसा और निंदा विधि, रुचि और अरुचि विधि, सफलता असफलता विधि, प्रतियोगिता एवं सहयोग विधि, कक्षा का वातावरण, आवश्यकता का ज्ञान, प्रगति का ज्ञान, आकांक्षा का स्रोत या स्तर या नवीनता। तो 10 विधियां होती है अभिप्रेरणा की, याद रखेंगे। अभिप्रेरणा के स्रोत यानी कहां से मिलते हैं? तो देखो, दंड से अभिप्रेरणा मिलेगी आपको, प्रोत्साहन से मिलेगी, आकांक्षा से मिलेगी और उत्तेजना से मिलेगी। तो 4 स्रोत होते हैं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के, यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो 6 सिद्धांत है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, संक्रियता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत, चालन का सिद्धांत, मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत और मरे का आवश्यकता का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, इसे पूछ लिया जाता है कि प्रेरणा सिद्धांत किसका है? तो मैस्लो का है ना, और आवश्यकता का सिद्धांत आपका मरे का है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। एक अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, यानी कि जो आपके अंदर से ही उत्पन्न होती है कि नहीं मुझे कुछ करना है, और एक होती है बाहर, नहीं किसी दूसरे से मोटिवेट होकर करना है। प्रेरक का वर्गीकरण करेंगे अब। जन्मजात प्रेरक होते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, काम, निंदा, विश्राम, ये सारे आपके जन्मजात होते हैं, यानी जन्म जैसे ही आप लेते हैं सोई हो जाते हैं। अर्जित प्रेरक कौन से होते हैं? जैसे कि जो आपने अर्जित किए होते हैं, जैसे कि रुचि, आदत, सामुदायिकता यानी ग्रुप में रहने वाली जो आदत होती है आपकी, वो। मनोवैज्ञानिक प्रेरक कौन से होते हैं? जैसे कि क्रोध आना, भय होना, प्रेम होना, दुख, आनंद उत्पन्न होना, ये सारे आपके मनोवैज्ञानिक प्रेरक होते हैं। अगला देखेंगे सामाजिक प्रेरक कौन से होते हैं? तो आत्म प्रदर्शन हो गया आपका, आत्म सुरक्षा, जिज्ञासा, रचनात्मकता, ये आपके सामाजिक प्रेरक हो गए। स्वाभाविक प्रेरक क्या होते हैं? तो खेल हो गया, सुझाव, अनुकरण हो गया, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति, ये सारे आपके स्वाभाविक होते हैं। ये सबको चाहिए ही चाहिए, स्वाभाविक है सबके लिए, ठीक है। कृत्रिम प्रेरक कौन से होते हैं? यानी जो बनाए जाते हैं, है ना, जैसे कि दंड देना, प्रशंसा करना, पुरस्कार, सहयोग, व्यक्तिगत व सामूहिक कार्य की प्रेरणा देना, ये सारे आपके कृत्रिम होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए, वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा गया है अभिप्रेरणा के बारे में? तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया
होती है। क्या होती है? जब आप नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त कर लेते हैं तो वही आपकी क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया होती है। ऐसा किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा गया? तो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है सीखना? क्रो एंड क्रो ने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। सीखने की विशेषताएं देखेंगे अब, यानी कि सीखना भी आ सकता है और अधिगम भी आ सकता है। तो याद रखेंगे दोनों का मतलब एक ही है, लर्निंग। ठीक है, इंग्लिश में योकम और सिम्पसन के अनुसार देखें तो 11 क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। जैसे कि सीखना क्या है? सार्वभौमिक है, हर कोई सीखेगा, ये सार्वभौमिक है, आप किसी को सीखने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, सीखना एक संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना क्या चलता है? आपके निरंतर यानी संपूर्ण जीवन में चलता है। अगला है आपका सीखना परिवर्तन होता है, मतलब हर डे बाय डे आप कुछ नया सीखते हैं, परिवर्तित होकर सीखते हैं। सीखना अनुकूलन होता है ना। अगला है आप वही सीखते हैं जो आपके अनुकूल होता है। सीखना अनुभवों का संगठन है, जब आप चीजों को सीख जाते हैं तो आप उनके अनुभवी बन जाते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, किसी भी चीज को आप यूं ही नहीं सीखने लग जाते हैं, उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना विवेकपूर्ण होता है, यानी बुद्धि से सीखा जाता है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक होता है, आप अपने लिए भी सीखते हैं और समाज के लिए भी सीखते हैं। सीखना वातावरण की उपज होता है, आप सीखते क्यों है? सबसे बड़ी बात, आपके समाज में अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो डेफिनेटली आप वहां पर डुम्ब तो बैठे नहीं रह सकते ना, आपको सीखना ही पड़ेगा। अगला है 11वां, सीखना खोज करना है। आप देखो, जब आप कोई चीज सीख जाते हो ना तो आप क्या करते हो? फिर खोज करने लगते हो। तो खोज करने के लिए भी आपको पहले अधिगम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आप देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है। 4 ऑप्शन से अगला है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए, अगला कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका क्या है। तो मोटिवेशन क्या रोल अदा करता है अधिगम में, यानी कि जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं तो आपको मोटिवेशन किस तरीके से सहयोग करता है। तो परिपक्व बनाता है, आपको मैच्योर बनाता है। बालक के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, प्रशंसा और निंदा के लिए, निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आत्म प्रेरणा के लिए, व्यापक दृष्टिकोण के लिए, निर्माण में सहायक है और सीखने की प्रक्रिया में ध्यान देने के लिए और रुचि और उत्साह को प्राप्त करने के लिए। अगला चलते हैं, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये किसने कहा था? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही की जा सकती है। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रॉवेल ने किया था। याद रखिएगा, प्रेरणा के संबंध में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक है तो मैकडूगल हैं। प्रेरक किस प्रकार का कारक होता है? तो ये आंतरिक होता है। प्रेरणा से संबंधित आवश्यकता सिद्धांत दिया है किसने? तो हल ने दिया है। अगला देखिए, जब जो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती तो परिणाम होता है ना, द्वंद्व का परिणाम होता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम का पठार है तो ये अधिगम में अवरुद्ध माना जाता है। अवरुद्ध माना जाता है जब अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम का पठार कैसा माना जाता है? अवरुद्ध प्रक्रिया का माना जाता है। किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। किसमें? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आवश्यकता का सिद्धांत भी मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, जो कि मरे ने दिया था। ठीक है, अगला देखिए, अधिगम में योगदान करने वाले वातावरण से संबंधित कारक कौन से हैं? तो वंशानुक्रम है, सामाजिक वंशानुक्रम का ज्ञान है, वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व का विकास, परिवार का वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, संपूर्ण परिस्थिति। अगला देखिए, संज्ञान क्या होता है? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है वो ज्ञान जो संगठित है। ठीक है, संज्ञान पर्यावरणीय उद्दीपकों और व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के मध्य क्या करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है। जैसे वस्तु उद्दीपक हो गया, बीच में व्यक्ति है और यहाँ पर वो फिर प्रतिक्रिया दे रहा है। संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसको हम साहचर्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, उन्होंने किया। ये सारे जीन पियाजे ने ही दी है। अगला देखिए, संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो वंशानुक्रम और संरचनात्मक कारक है, सामाजिक बंधन है, सामाजिक वर्ग है, लिंग है, आयु और शिक्षा है, परिवार की पृष्ठभूमि है, जनसंचार का माध्यम है। संवेग क्या होता है? तो क्रो और क्रो के अनुसार संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाहर व्यवहार में दिखाई देने वाले प्रभावशाली अनुभव को हम क्या कहते
कहते हैं, उसका संवेग कहते हैं। अब संवेग के कितने प्रकार किसने बताए? क्रो एंड क्रो ने। तो 14 प्रकार बताए। कौन कौन से? भय है, वात्सल्य, घृणा, कामुकता, करुणा और दुख, आत्महीनता, क्रोध, है ना। ये सारे आपको हिंदी में रसों के रूप में पढ़ने को मिल जाते हैं, है ना। अगला है आत्माभिमान, अधिकार भावना, भूख, आमोद, कृतिभाव, आश्चर्य और एकाकीपन। अगला देखिए, कह रहा है संवेगों का शिक्षार्थी पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। मानव विकास के क्षेत्र मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक होते हैं। 4 क्षेत्र होते हैं मानव विकास के क्षेत्र में जो रोल अदा करते हैं। उसका मनोविज्ञान कैसा है, उसका संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। अगला है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो अभियोग्यता का विकास करना। क्या करना? अभियोग्यता का विकास करना। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा रीट वाले। संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया था किसने? तो प्याजे ने। संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वचालित, स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूमिक क्रिया प्राणी को आपातकालितों के लिए तैयार करना किसने कहा? तो फैनन ने कहा। ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, फैनन वाला। शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है कब? तो 6ठे महीने से ही करने लगता है, रोने में और क्रोध करने में, ठीक है। बालक अपने व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो ये किशोरावस्था में। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? तो शैशवावस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है। शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला संवेग है सामान्य उत्तेजना। संवेग अभिप्रेरणों का भावात्मक पक्ष कौन सा है? तो ये आपका बर्नी का पक्ष है, ठीक है। चलिए, किसी बालक में सबसे पहले भय और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं किसने कहा? तो वाटसन ने। चलिए अब बात करते हैं संवेग प्रकृति का हृदय है। तो ये मैकडूगल ने कहा है कि संवेग जो है वो प्रकृति का हृदय होता है, यानी हार्ट होता है। संवेग ज्ञान की पहली सीढ़ी होता है। तो ये मानसिक विकास का, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया तो जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष तक का जो बालक होता है उसके अंदर संज्ञानात्मक परिपक्वता नहीं होती, यानी कुछ निर्माण करने की परिपक्वता नहीं होती है। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। ये किसने कहा? तो लॉक जेम्स ने कहा था, है ना। अगला चलिए, जेम्स लॉक ने कहा था यहाँ पर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो ये दशा है, ये वुडवर्थ ने कहा। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। तो ये फ्रॉवेल ने कहा, ठीक है। विद्यालय को उद्यान एक ही बताते हैं, फ्रॉवेल बताते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा होगी। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो दैनिक गतिविधियों के माध्यम से हम आकलन करते हैं। अगला है व्यवहारवाद का उदाहरण। पावलव का कुत्ते और उसकी लार के साथ किया गया प्रयोग था व्यवहारवाद। पावलव किससे है? तो व्यवहारवाद से है। और बार्टसन भी याद रखिएगा आपके व्यवहारवाद से ही है। अगला देखिए, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, स्किनर का है ये। कार्यात्मक अनुबंधन है, नैमित्तिक अनुबंधन है, ये सब पूछे गए हैं दोस्तों रीट राजस्थान के अंदर। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये 4 नाम है। इन्होंने अपने प्रयोग चूहे और कबूतरों पर किए थे। स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर। स्किनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या 2 प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या से की, एक तो प्रसूत व्यवहार और एक होता है अनुक्रिया द्वारा व्यवहार। अगला है निरंतर विकास का सिद्धांत क्या है? तो ये शाश्वत प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, पुनर्बलन क्या होता है? रीइंफोर्समेंट क्या होता है? तो किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की जब संभावना बढ़ जाती है तो उसको हम पुनर्बलन कहते हैं। ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जैसे आंशिक अनुसूची, ऋणात्मक में कौन कौन होता है? तो आंशिक अनुसूची, 100% सूची होता है, फिर निश्चित अंतराल अनुसूची और निश्चित अनुपात अनुसूची। अब बात करेंगे सामान्य रूप से परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा होता है, एक विभेदीकरण, सामान्यीकरण और पुनर्संरचना के द्वारा। चलिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यानी नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को जब आप अर्जन कर रहे हैं तो वुडवर्थ ने कहा ये, ठीक है। सीखना विकास की प्रक्रिया, ये भी वुडवर्थ ने कहा। अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रभावित हुई? तो ये पावलव के द्वारा, व्यवहारवादी दी पावलव ने। किसी अनुक्रिया के बार बार घटित होने की संभावना का बढ़ना कहलाता है, तो ये पुनर्बलन कहलाता है।
पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो कुत्ते पर किया था पावलोव ने, है ना। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर, याद रखिएगा, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता की अधिक स्वतंत्रता देता है, अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है कौन? सृजनशीलतावाद देता है। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये किसने कहा? हरलोक ने कहा। अब आती है विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? तो आपको पता है विकास की 4 अवस्थाएं होती है। शैशवावस्था जो कि 1 से या 0 से 5 वर्ष होती है। उसके बाद बाल्यावस्था आती है जो कि 5 से 12 वर्ष होती है। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था आपकी होती है 18 वर्ष से ऊपर। अगला देखिए शैशवावस्था, बालक का निर्माण काल भी कहलाती है और जन्म से लेकर 5 वर्ष तक ये मानी जाती है। ठीक है। बाल्यावस्था क्या है? तो जीवन का अनोखा काल है। इस अवस्था को जटिल अवस्था भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई इसके अंदर आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। चलिए किशोरावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो जीवन का संधि काल होती है, तनाव का काल होती है, तूफान और ख्वाब की अवस्था होती है। बच्चा बहुत ज्यादा सपने देखता है, काल्पनिक दुनिया में रहता है, वो पूरे नहीं होते हैं तो क्रांतिकारी बन जाता है। झंझावत की अवस्था होती है, यानी कि हर वक्त क्या होता है? असमंजस, द्वंद की अवस्था भी होती है। हर लोग क्या कहते हैं? तो सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से होता है। ठीक है। सामाजिक विकास का मतलब होता है जब बच्चा जो है वो सामाजिक संबंधों में परिपक्व हो जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? संवेगात्मक गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं किसने दी हैं? तो याद रखेंगे जीन पियाजे ने दी है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? तो 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है। कौन कौन सी? क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वंशानुक्रम है, शुद्ध वायु और प्रकाश है, वातावरण है, प्रजाति है, बुद्धि है, भयंकर रोग और अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, चोट है, जन्म क्रम है और पोषाहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं किशोर? स्वयं से दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो 4 वर्ष तक की आयु का बच्चा हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। ठीक है। गर्भ में बालक को कितने दिन विकसित होने में लग जाते हैं? तो 280 दिन लग जाते हैं बच्चे को गर्भ के अंदर विकसित होने में। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो 8 पाउंड होता है। ठीक है। इससे ज्यादा का बच्चा है तो उसको कह देते खाते पीते घर का है ना। विद्यालय पूर्व अवधि की आयु कितनी होती है? तो 1 से 3 वर्ष होती है पूर्व अवधि की आयु विद्यालय में, यानी जब बच्चा क्या करता है? आंगनवाड़ी में जाता है ना। 5वीं कक्षा के छात्र के कक्षा का जो स्टोन प्रत्येक 45 मिनट के, है ना, जो पीरियड होता है वो प्रत्येक 45 मिनट के 45 पीरियड होते हैं। ठीक है। प्रत्येक 45 मिनट के 5 पीरियड होते हैं, याद रखिएगा। अगला है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो 7 से 12 वर्ष में वो मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों में शामिल हो जाता है बच्चा। खिलौनों की आयु कौन सी है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। आपको पता है ना, जो लड़का है ना वो लड़कियों से हैवी पैदा होता है शैशवावस्था में, मतलब जल्दी उसका वजन बढ़ता है। अगला देखिए, शैशवावस्था के 2 सामान्य भय है। एक तो है अपरिचिनता और दूसरा पृथकत्व की चिंता, यानी अलग होने की चिंता। बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन का। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? तो वैलेंटाइन ने माना है। बिल्कुल, राजस्थान रीट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। तो ये कहा है मुनरो ने। भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का विकास जो है वो मुनरो कहते हैं। अगला है 5 वर्ष की अवस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित हो जाती है ना। तो बच्चा जो है 5 वर्ष का बालक जो है वो हमेशा प्रेम करेगा तो उसके अंदर काम की भावना होगी, है ना। तो फ्रायड कहते हैं जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी वाली बातें होंगी ना वो सब सिगमंड फ्रायड कहते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं विद्यालय में। कौन सी अवस्था में? तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में। अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कौन है? तो किशोरावस्था
सकता है। पूर्वग्राही किशोर अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं, ठीक है, किसके प्रति, तो समस्या के प्रति कठोर होंगे। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। अगला देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया है, तो गैसले ने इसका समर्थन किया। यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है, तो ये गैसले ने कहा है। सतत विकास का सिद्धांत, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से विकास चलता रहता है, क्योंकि विकास क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया होती है। अगला देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका मतलब क्या है, तो बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद में ही वो स्पेशल एक्टिविटी करता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है, तो एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है और आगे भी उसी अनुपात में विकसित होगा, उसे हम बोलते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, तो शरीर के अंगों के विकास की गति एक समान नहीं होती है, मतलब शरीर के सारे अंग एक साथ नहीं गति करते हैं। अगला देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत केंद्र से पैर की होता है, यानी कि परिधि, केंद्र से परिधि की ओर का विकास भी से कहते हैं, और यहाँ पर केंद्र से यानी आपके स्टमक से लेकर पैर तक का विकास होता है। ठीक, भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि विकास का क्रम एक समान हो, है ना, सकता है, किंतु न एक समान नहीं हो सकता, है ना, मतलब एक समान हो भी सकता है क्रम और नहीं भी हो सकता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है कि ये शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। एकीकरण में पहले बालक क्या करेगा, अपने पूरे अंग को चलाएगा, यानी चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने अंगों को चलाएगा, जैसे पेंसिल उठाना सीखेगा, पेन चलाना, स्केल, लाइन खींचना, ये सारी चीजें। पुनर्बलन का सिद्धांत कहता है, डोलार्ड और मिलर ने ये दिया था, इनके अनुसार अधिगम के 4 अवयव होते हैं, अभिप्रेरणा, अंतर्नोद, उद्दीपक, संकेत, स्वयं का व्यवहार, प्रत्युत्तर और पुरस्कार, पुनर्बलन। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया बंडूरा और बाल्टर्स ने दिया था। पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत क्या कहता है, तो या फिर जैविक परिस्थितिकी परक मॉडल भी से कहते हैं। उनके अनुसार पर्यावरण तत्व के 5 स्तर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लघुमंडल, सामाजिक वातावरण का सबसे भीतरी स्तर लघुमंडल कहलाता है, सबसे अंदर वाला स्तर। इसमें बालक का परिवार होता है, साथी संगी होते हैं और स्कूल तथा पड़ोस होता है। फिर आता है मध्य मंडल, उसके बाद वायुमंडल आता है, जिसमें माता पिता का कार्यस्थल होता है, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र होता है। फिर बृहत मंडल आता है, बड़ा मंडल आता है, सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं, सामाजिक आर्थिक स्तर पर बच्चा कार्य करने लगता है। फिर 5वां आता है आपका घटक मंडल, ठीक है, छात्रों के विकास की सामाजिक और ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होने लगती हैं। अब आते हैं एरिक्सन या एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। इसकी अवस्थाएं हैं विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अलगाव, जननात्मकता बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा। चलिए आगे बढ़िए। एनसीएफ 2005 के आधार पर आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ठीक है, बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना एनसीएफ 2005 में शामिल नहीं था। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से संबंध प्रभावित होने लगता है, तो बाल्यावस्था से। एरिक्सन ने अपने विकास सिद्धांत को कितनी मूल अवस्थाओं में बांटा है, तो 8 में बांटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, तो गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। यानी उन्होंने ये कहा कि बालक को अगर आपको सिखाने का विकास करना है, सिखाकर विकास करना है, तो उसको पुरस्कार दो, ये जरूरी नहीं। बी एन दा क्या कहते हैं, तो वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होती है। पूरा योग बताते हैं कौन, बी एन झा, ठीक है। अगला देखिए जेम्स ट्रेवर, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है आपका, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के सिद्धांत देखिए, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया। समानता का सिद्धांत किसने दिया, समान को जन्म देता है ना। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया फ्रांसिस गाल्टन ने। अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत दिया, माता पिता के जीवन में अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतानों में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत क्या है, तो लेमार्क का सिद्धांत और डार्विन का सिद्धांत अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। उपास्ति, लेमार्क का जो सिद्धांत है ना, वो उपास्ति भी कहलाता है। भिन्नता का सिद्धांत सोरेनसन के अनुसार भिन्नता
पाए जाने के कारण माता पिता के बीज कोशों की विशिष्टताएं हैं। बीज कोश में अनेक जीन पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण कर देते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है? तो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन होता है। आप अपने माता पिता से हटके जब होते हैं तो वो प्रत्यागमन का सिद्धांत है। शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये मेंडल बाद भी से कहा जाता है। इसका प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, के द्वारा किया गया। मेंडल में यह प्रयोग मटर के पौधे पर किया गया। किसमें? शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन के सिद्धांत में। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है? देखो, मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। थार्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रभाव का प्रधान कारक क्या होता है? उसका वंशानुक्रम होता है, यानी उसके वंशावली होती है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव कब पड़ता है? तो कार्ल पियर्सन कहते हैं कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चे की भी लंबाई कम या अधिक होगी। अगला है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लीन वर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण ही प्रजाति होती है। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। कैटल का मत है कि व्यवसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। ये विनिशय कहते हैं कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान भी प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। ठीक है। चरित्र का प्रभाव डगलेर कहते हैं। डगरेल। महानता का प्रभाव। गाल्टन के अनुसार व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। आपके पूरे खानदान में बैक टू बैक आपके दादाजी, आपके पापा जी सब आर्मी में है तो ऑटोमेटिकली आप भी आर्मी में ही जाओगे, है ना। अगला देखो, वृद्धि पर प्रभाव। गोडार्ड कहते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि की माता पिता की संतान भी तीव्र बुद्धि वाली होगी। जैसे माता पिता और वैसे ही बच्चे होंगे। वातावरण के प्रकार होते हैं तो दो प्रकार से, आंतरिक और बाह्य वातावरण। आंतरिक आता है जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था की स्थिति को हम आंतरिक वातावरण में रखते हैं, और बाह्य होता है जन्म के बाद की स्थितियों से। वुडवर्थ तथा मोरक्विक्स के अनुसार क्या कहा गया है? तो व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं होता बल्कि इनटू होता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकसीय विधि है। ठीक है, याद रखेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्किनर है। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस ने कहा हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं कर सकते। थॉमसन का कथन है ये। ठीक है, वातावरण से संबंधित है ये। स्कूल के वातावरण में किसकी वृद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता है? तो पाठ्यक्रम की वृद्धि पर। रॉस के अनुसार सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उनके साथ का सहयोग की क्षमता का विकास तथा संकट समाजीकरण कहलाता है। बोगार्ट्स कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति मानवीय कल्याण के लिए दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं तथा इसके द्वारा सामाजिक आत्मीकरण, सामाजिक व्यवहार और संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। अगला कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पियाजे कहते हैं घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, ये मूर्त संचालन प्रक्रिया में आता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आधारहीन आत्म चेतनावस्था है तो किशोरावस्था है। बालकों के नैतिक विकास को समझाने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि अपनाई? तो साक्षात्कार विधि अपनाई। निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। नैतिक वास्तविकताओं और नैतिक सापेक्षता के जनक हैं जीन पियाजे। बच्चों के विचारों में नए विचारों का समावेश होना सात्मीकरण कहलाता है या आत्मीकरण। ठीक है, पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक उन्मूलन का मूल सिद्धांत से असंगत है तो संरक्षण असंगत है। संज्ञानात्मक विकास किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है? तो व्यक्ति और वातावरण की परस्पर क्रिया का। अगला है कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो अंतर करना। अगला है पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत हैं तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चय उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, लोकतंत्रीय सिद्धांत है, विभाजन का सिद्धांत है, आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, और क्या है आपका निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत। अब आता है बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था क्या है? तो 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए है। फिर बाल केंद्रित शिक्षा किस शिक्षा दर्शन की देन है? तो प्रकृतिवाद की। अनौपचारिक शिक्षा होती है, शिक्षा का आरंभ होता है, अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है शुरू में। ठीक है, इसमें परिवार को जीवन की पारस्परिक पाठशाला किसने कहा? तो दुर्खिम ने कहा था। कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो शारीरिक प्रयोजन। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का।
निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा को केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बालकों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। बुद्धि के प्रकार कितने हैं? तो बुद्धि थार्नडाइक के अनुसार एक तो है सामाजिक बुद्धि, जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अच्छी तरह से समझने लगता है, और एक होती है अमूर्त बुद्धि, चिंतन करने की क्षमता, इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। बढ़ेंगे अगला। देखिए मूर्त बुद्धि क्या होती है? तो जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं का क्या करने लगता है? अंतर समझने लगता है, इसी को हम व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। गिलफर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार बौद्धिक योग्यताओं में कुछ समानताएं होती हैं, वे 3 सामान्य श्रेणियों में रखे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? संक्रिया। संक्रिया दिए गए कार्यों को करने में व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली मानसिक योग्यता को संक्रिया कहते हैं। संज्ञान तो पुनः स्मरण करने की क्षमता को संज्ञान कहते हैं, है ना। स्मृति होता है आपकी मेमोरी, विगत अनुभवों के आधार पर वर्तमान से संबंध करते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन होता है बुद्धि का प्रयोग अनेक दिशाओं में करना। अभिसारी होता है समस्या हेतु ठीक निष्कर्ष पर पहुंचना। मूल्यांकन होता है समस्या की संपूर्ण जानकारी का प्रयास करना। अब आते हैं बुद्धि परीक्षण के 2 परीक्षण होते हैं, एक तो होता है वैयक्तिक और दूसरा होता है सामूहिक। वैयक्तिक में भी 2 होते हैं, एक व्यक्तिगत भाषागत होता है, भाषात्मक होता है, दूसरा व्यक्तिगत क्रियात्मक होता है। और सामूहिक में भी यही 2 होते हैं, सामूहिक भाषात्मक और सामूहिक क्रियात्मक। वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण क्या है? तो बीने साइमन की बुद्धि मानक परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए की गई थी, और स्टैनफोर्ड बीने का बुद्धि परीक्षण 2 से 14 वर्ष। देखो बीने साइमन और स्टैनफोर्ड बीने दोनों अलग अलग है। तो बीने साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया था 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर, और स्टैनफोर्ड बीने ने 2 से 14 वर्ष पर। व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण क्या है? तो पोरंटियस भूल भुलैया परीक्षण किया था इन्होंने 3 से 14 वर्ष के बालक पर, और वेस्लर ने वैल्यू परीक्षण किया था 10 से 60 वर्ष तक के लोगों पर। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण में आता है आपका आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको एक पूरा टॉपिक जो है वो करा दिया, जिसका नाम था आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में जितना भी कुछ आना था ना वो दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, है ना। वो आपको कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी मैं उसे पिन कर दूंगी, ताकि आपको सहूलियत मिल जाए ग्रुप में जुड़ने की। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं और काफी बच्चों ने खरीद लिया है। अगर आप क्लास करके ही इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नोट्स ले। हमारा काम पर्पस जल्द मतलब बेचना नहीं है, बल्कि आप तक अपने कंटेंट को पहुंचाना है। तो ये टॉपिक आपका अगर तैयार आपने कर लिया तो रीट हो आपका, और इस साल का सीटेट जुलाई का सब कुछ आपका निकल जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से आपको बताती हूँ। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ में।